वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूं। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। यूरेनियम अनरेस्ट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है भारत सरकार के द्वारा मेघालय में यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन पे। यूरेनियम को जमीन से निकालने में सरकार को क्या मुसीबतें फेस करनी पड़ रही हैं, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगेन आसान एडिटोरियल के अंदर मैं कोशिश करता हूं वोकैब को और ग्रामर को ज्यादा ध्यान दूं। तो आज की क्लास में आपको खजाना मिलेगा दोनों का। शुरू करने से पहले अपना क्विज दिखा दें आपको। क्लास को सिर्फ आपको लेना नहीं है, देखना नहीं है, क्लास के लास्ट में इस क्विज को भी आपको सॉल्व करना है। पूरे मन से करोगे तो 10 में से 10 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। चलिए आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है यूरेनियम अनरेस्ट। देखिए, रेस्ट यानी शांति, अनरेस्ट मतलब अशांति। अशांति को टर्मोइल, एजिटेशन या डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। कह रहा है यूरेनियम को लेकर के अशांति फैली हुई है या अनरेस्ट सा फैला हुआ है। कहां फैला हुआ है? टाइटल पैराग्राफ को देखो। कह रहा है जी, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स शुड हैव द पीपल्स कंसेंट। कह रहे जो रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, अब ये क्या होते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट का मतलब आप समझते हैं कोई मिशन, और रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। चाहे जमीन से कोयला निकालो, पेट्रोल निकालो, यूरेनियम निकालो, समंदर से पानी निकालो, नदी से, ये सारे रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स। और एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को निकालना, उसको यूज करने के लिए जमीन से, है ना, निकालना। कह रहा है हमारे जितने भी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, जमीन से चाहे सोना निकालें चाहे यूरेनियम निकालें, इन सारे प्रोजेक्ट्स में होने ही चाहिए दे शुड हैव, और क्या, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनकी कॉन्सेंट या उनकी सहमति। तो अगर आप किसी गांव से कोयला निकालना चाहते हो तो वहां के लोगों की सहमति होनी चाहिए। अगर कोयला निकालने से उन लोगों के रोजगार खत्म हो, उनकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो, तो सरकार को वहां से कोयला नहीं निकालना चाहिए। कहने का मतलब है ये। चलिए, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है, शुड हैव इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब आपको ग्रीन और पिंक कलर में मिलेंगे। कंसेंट का मतलब होता है परमिशन या सहमति, किसी की तरफ से रजामंदी। आज के आर्टिकल का जो थीम देखोगे ना, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे देश का कोयला, हमारे देश का सोना तो सरकार जब चाहे निकाल ले, और कुछ लोगों को लगता है कि सोना या जो भी चीज आप निकालना चाहते हो लोकल लोगों से पूछ कर निकाली जाए। तो इन दोनों के बीच में ये आर्टिकल आपको झूलता हुआ मिलेगा, लेकिन आपके नजरिए को और ज्यादा मैच्योर करेगा। चलिए शुरू करें। अब इस आर्टिकल की वोकैब दिखाता हूं मैं आपको। 5 वर्ड्स हैं हमारे पास, शुरू में एक साथ देख लोगे तो इसको स्मूथली पढ़ पाओगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें, ताकि इसी क्वालिटी के साथ में ये क्लास रोज आपके लिए लाई जा सके। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स, पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @official_YT, प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, यूपीएससी हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें YT ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है। आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है। 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। चलो, ये ऊपर टाइटल चेंज कर देना, टाइटल आज वाली क्लास का पड़ जाएगा, है ना। क्या टाइटल है? यूरेनियम अनरेस्ट। थोड़ा जूम इन कर दूं उसको। देखिए, पहला वर्ड अपने पास बिहोव या बिहूव, नया है आपके लिए वर्ड। स्पेलिंग दोनों सेम है, अलग है लेकिन वर्ड दोनों ही सेम है। अमेरिका के अंदर बिहूव बोल देते हैं, इंग्लैंड वाले बिहोव बोल देते हैं। इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है हिंदी में जचना या शोभा देना। आप बोलते हैं ना, यार ये काम तुम्हें शोभा नहीं देता, ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, आप पे सूट नहीं करता, तो ये बिहोव या बिहूव वर्ड से बता सकते हो। इट डज नॉट बिहोव द फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन
टू डिसमिस साइंटिफिक एविडेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है ट्रंप की सरकार को कि वो डिसमिस करे या खारिज करे साइंस से आई हुई एविडेंस को या वैज्ञानिक सबूतों को जो क्लाइमेट चेंज पे मिले हैं। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी के अंदर बिसीम या बिफिट। अगला वर्ड अपने पास बैंक ऑन। बड़े अच्छे से समझाया हुआ आपको मैंने तोड़ के। देखिए, बैंक है ना, बैंक किसी व्यापारी का आखिरी सहारा होता है। जब आपको व्यापार करना है, घाटा लग गया या आपको बढ़ाना है और पैसे की जरूरत है, आपको आपके पिताजी पैसा दे ना दे, लेकिन अगर व्यापार ठीक है तो बैंक जरूर दे देगा। तो बैंक क्या होता है? किसी भी व्यापार का आखिरी सहारा होता है जिसके ऊपर वो अपनी होप्स को, आशाओं को आधारित रख सकता है। तो बैंक ऑन करना, किसी चीज के ऊपर अपनी आशा को, उम्मीद को कायम रखना। सच में इस फ्रेजल वर्ब को इकोनॉमिक से ही बनाया गया है ना। योर फैमिली एंड नियर वंस आर द ओनली पीपल यू कैन बैंक ऑन। आपका परिवार और नजदीकी लोग ही अकेले वो लोग हैं या ओनली पीपल हैं जिन पे आप अपनी आशाएं बांध सकते हैं। और कब? इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, सामना करते हुए, इन द फेस ऑफ मुश्किल हालात का, एडवर्सिटी का, एडवर्सिटी यानी डिफिकल्ट टाइम्स। चलिए, याद रहेगी बैंक से। बैंक ऑन को काउंट ऑन करना भी बोलते हैं, रिलाय ऑन करना भी बोलते हैं। ये फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आएगी। अगला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैराडाइम। पहले तो उसको बोलना सीख लो। पैराडिगम लिखा हुआ है, बोला जाता है पैराडाइम। पैराडाइम वर्ड के दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग होता है कोई सिस्टम या अरेंजमेंट। दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, या यूं कह दें कि मिसाल। तो ये वर्ड अंग्रेजी में दो तरह के जो है ना मीनिंग्स रखता है। दोनों तरीके से बना के दिखाता हूं। एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडाइम ऑफ एनी कंट्री। एजुकेशन जो है बदल सकती है सामाजिक पैराडाइम को, सिस्टम को, ढांचे को, किसी भी देश के, कंट्री के, मुल्क के। तो यहां पे पैराडाइम जो है सिस्टम या अरेंजमेंट की बात कर रहा है, ढांचे की बात कर रहा है। अब ये वाला मीनिंग देखो, मिसाल वाला। इंडिया इज अ पैराडाइम। भारत एक मिसाल है। और किसकी? ऑफ अ स्टेबल डेमोक्रेसी, एक स्थिर लोकशाही की। चलिए, अब देखो, ये मिसाल वाला जो मीनिंग है ना, उसके लिए अपने पास अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड्स हैं मिसाल के लिए, जैसे पैरागोन, पैराडाइम, प्रोटोटाइप, एपिटमी, एग्जाम्पलर, प्रेसिडेंट और क्विंटेसेंस। मुझे पता है आपको ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन लग रही है एक साथ, इतने सारे वर्ड्स एक साथ मिसाल के। हाँ, ये सारे ही वर्ड्स अंग्रेजी में मिसाल की बात करते हैं। अलग अलग क्लासेस में इनको रीडिंग के दौरान आप देखेंगे। ठीक है, तो आज पैराडाइम प्रेसिडेंट नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा, लेकिन बाकी भी याद रखना, क्विंटेसेंस तो खास करके। चलिए, एक और वर्ड अपने पास, री इनफोर्स। इस वर्ड की दो स्पेलिंग्स मिलेंगी। पहली मिलेगी इनफोर्स, दूसरी मिलेगी एनफोर्स। देखिए, अगर कोई चीज इनफोर्स है ना, तो वो कायम है, वो चल रही है, इंप्लीमेंट हो गई है, लागू हो गई है। जैसे जीएसटी को भी इन्फोर्स कर दिया गया, तो जीएसटी लगता है। आप कुछ भी खरीदोगे, बेचोगे, जीएसटी देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। री इन्फोर्स करना, किसी चीज को फिर से लागू करना, बार बार लागू करना। इसका मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना या उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। देखो कैसे, सेक्सिस्ट जोक्स टेंड टू री इन्फोर्स जेंडर बायस। सेक्सिस्ट जो जोक्स होते हैं, सेक्सिस्ट का मतलब वो नहीं है सेक्सी जोक, सेक्सिस्ट का मतलब है जो किसी सेक्स के ऊपर या फिर जेंडर के ऊपर आधारित हो, पुरुषों पे, महिलाओं पे, ट्रांसजेंडर्स पे। तो अगर किसी के लिंग के ऊपर आप जोक करते हैं तो वो जोक्स री इन्फोर्स करेंगे, बार बार इन्फोर्स करेंगे या मजबूत बनाएंगे जेंडर को लेकर के आपके दिमाग में जो बायसेस हैं या जो भेदभाव है। ठीक है, तो ये वर्ड ऐसे याद रखें, बड़ा अच्छा वर्ड है, आज की क्लास में आएगा। फोर्टिफाई, बटरेस करना, स्ट्रेंथन करना, इसके सिनोनिम्स हैं। लास्ट वर्ड अपने पास, डेलिब्रेशंस। देखिए, डेलिब्रेशन वर्ड जो है जनरली आपको एस लगा हुआ प्लूरल में मिलेगा, और डेलिब्रेशन का मतलब होता है गंभीर बातचीत, किसी मुद्दे के ऊपर डायलॉग। अ कमिटी विल स्टार्ट डेलिब्रेशंस ऑन द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम टुमारो। एक कमिटी शुरू करेगी अपनी गंभीर बातचीत को, डायलॉग को, रिजर्वेशन के मुद्दे पे, आरक्षण के इश्यू पे, कल से, फ्रॉम टुमारो। तो चलिए, ये ठीक है, डेलिब्रेशन वर्ड भी यू विल सी इन टुडेस आर्टिकल। तो ये 5 वर्ड्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं सारी वोकैब शीट को। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे, पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, यूरेनियम जो है बहुत मतलब एक नेशनल ट्रेजर ही मान लो आप इसको। यूरेनियम जिस कंट्री के पास होता है तो उसके पास एक इंडिपेंडेंस आ जाती है न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की। भारत के अंदर यूरेनियम बहुत कम है, और रिसेंटली हमें पता लगा कि मेघालय में यूरेनियम के भंडार हैं। जब सरकार वहां पहुंची यूरेनियम निकालने के लिए जमीन से, तो पता लगा कि लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और इसके कारण भी हैं। जब जब यूरेनियम कहीं से निकाला जाता है, उस पूरे एरिया में रेडिएशन आ जाता है, यानी वहां के लोगों को कैंसर होगा।
तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, इतने सारे लोगों को गांवों से निकाल करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये काम सरकारें नहीं करती हैं, बहुत पैसा लगता है। तो इस वजह से वहां के लोगों ने सरकार को मना ही बोल दिया कि आप मत निकालो, हमें नहीं चाहिए यूरेनियम। लेकिन सवाल तो ये है ना, ये यूरेनियम पूरे देश का है या मेघालय का है? बस इसी बात पे आर्टिकल लिखा हुआ है। हमारा आर्टिकल कहता है कि यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल के एक्सट्रैक्शन पे पूरी दुनिया में नियम बने हुए हैं कि जब तक लोकल पॉपुलेशन हाँ ना बोले तब तक आप उसको नहीं निकालोगे। पूरी दुनिया में ऐसा नियम चलता है। तो हमारी सरकार को भी ये नियम मानना चाहिए और लोकल लोगों से बात करनी चाहिए, उनको बात करके कुछ हर्जाना दो, पैसा दो, जगह दो, मकान दो, दुकान दो, ताकि वो वहां से हटें और यूरेनियम आप निकाल सके। तो ये आसान भाषा में आपको समझा दिया। अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। आज की टोन है एडवाइजरी और परसुएसिव। एडवाइजरी का मतलब एडवाइस दे रहा है, परसुएसिव यानी परसुएड कर रहा है, सरकार को मना रहा है कि आप इस तरीके से काम करो। चलिए शुरू करें। कह रहे द सेंटर्स डिसीजन टू माइन यूरेनियम एट एनी कोस्ट फ्रॉम मेघालय आफ्टर deliberations with local leaders proved futile is a troubling benchmark in India's history of resource extraction। कह रहे जो हमारे सेंटर का डिसीजन है, सेंटर यानी केंद्र सरकार, डिसीजन यानी फैसला, और कौन सा डिसीजन? माइन करने का, खुदाई करने का यूरेनियम की, और कैसे? किसी भी कीमत पे एट एनी कोस्ट। और कहां से करेंगे? मेघालय से करेंगे। और कब आया डिसीजन? आफ्टर लगा के बता रहे, जब डेलिब्रेशंस यानी संजीदा बातचीत वहां के लोकल लीडर्स के साथ में प्रूव हुई या साबित हुई निरर्थक या फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब है मीनिंगलेस। कह रहे जी इस बातचीत के फेल हो जाने के बाद में सरकार का जो डिसीजन है कि यूरेनियम तो निकालेंगे, कैसे भी निकालेंगे। कह रहे ये डिसीजन जो है ना, एक परेशान कर देने वाला मानक है, स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है, पैमाना है भारत की हिस्ट्री या इतिहास में। और किस चीज का? रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का, जमीन से किसी चीज को निकाले जाने का। तो एक नया जो है ना, सरकार ने पैमाना फिट कर दिया कि हम तो निकालेंगे यूरेनियम, रोकना है तो रोक के दिखाओ। तो ये एक नया बेंचमार्क बन गया। आगे की सरकारें भी इसी बेंचमार्क पे चलेंगी। यूरेनियम हो, फिर चाहे लोहा हो, चाहे बॉक्साइट हो, लोगों की परवाह किए बिना इसी तरह की फैसले जो है आगे की सरकारें भी लेंगी। चलिए, डिसीजन सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ोगे तो सेंटेंस का मीनिंग समझ आएगा। डिसीजन इज अ ट्रबलिंग बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब पैमाना, रेफरेंस, स्टैंडर्ड, यार्डस्टिक। डेलिब्रेशन आप समझते हैं, सीरियस तरीके से जब बातचीत होती है, डेलिब्रेशन की वर्ब है प्रूव्ड। फ्यूटाइल यानी निरर्थक, फ्रूटलेस। फ्यूटाइल का बिल्कुल सिनोनिम होता है बारन। जो चीज बंजर होती है, जिसपे कुछ फल सब्जी ना हो सके, उसको बारन बोलते हैं। फ्यूटाइल भी वही है, जहां पे कुछ फ्रूट ना निकले, जिसमें कुछ अर्थ ना हो, मीनिंग ना हो, फ्यूटाइल। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। फ्यूटाइल का बिल्कुल उल्टा होगा जी, प्रोडक्टिव। ठीक है, ये एंटोनिम हो जाएगा। जिसके अंदर कुछ फायदा हो वो प्रोडक्टिव, जिसमें फायदा ना हो वो बारन या फ्यूटाइल। चलो और क्या देखने वाला है सेंटेंस में? कोस्ट नाम के वर्ड के साथ में, कोस्ट का मतलब होता है कीमत, इसके साथ में आप प्रेपोजिशन कभी भी ऑन मत लगाओ, एट लगाओ। ये कन्वेंशन अंग्रेजी में ऐसा ही बना हुआ है। एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, ये काम हुआ इस कीमत पे। दिस थिंग हैपेंड एट द कॉस्ट ऑफ दैट। तो ऑन द कॉस्ट ऑफ दैट आप ना लिखें। वैसे ही सरकार का डिसीजन है निकालेंगे यूरेनियम एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। तो ऑन एनी कॉस्ट मत लिखें, एट एनी कॉस्ट से ही आपको सेंटेंस बनाना होगा। बढ़े आगे। कह रहे जी खासी ग्रुप्स हैव अपोज्ड द एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ लार्ज डिपॉजिट्स इन डोमिया सियाच एंड वखाजी सिंस द 1980s। कह रहे जो खासी ग्रुप्स हैं, खासी एक नस्ल बोल दो या एक ट्राइबल एथनिसिटी बोल दो, गारो, खासी, जयंतिया, है ना, ये सब इस एरिया में आपको मिलेंगे। कह रहे जी वहां पे जो खासी ट्राइब के लोग हैं उन्होंने अपोज किया है या उन्होंने खिलाफत दिखाई है, उन्होंने अपनी ऑपोजिशन दिखाई है। और किस चीज को लेकर के? एक तो एक्सप्लोरेशन को लेकर के और दूसरा एक्सट्रैक्शन को लेकर के। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज, सर्च। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है खुदाई, है ना, बाहर निकालना। तो उन्होंने अपनी ऑपोजिशन दिखाई है, ना तो आप सर्च करें ना आप खुदाई करें बड़े बड़े डिपॉजिट की, भंडार की, इन दोनों जिलों के अंदर मेघालय के। और ये वो काम करते आए हैं सिंस 1980s, 1980 के दशक से। तो 40 साल से खासी ग्रुप जो हैं यूरेनियम निकालने से मना करते हैं। खासी ग्रुप्स की वो है हैव अपोज्ड, अपोज करना, किसी चीज के खिलाफ होना। एक्सप्लोरेशन आपको मैंने बता दिया, सर्च या खोज। कह रहा है रिसेंटली द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री issued an office memorandum or OM exempting the extraction of atomic, critical and strategic minerals from public consultation।
कह रहे हैं अब लेकिन बात बदल गई। रिसेंटली हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, पर्यावरण मिनिस्ट्री है, उसने इश्यू कर दिया एक ऑफिस मेमोरेंडम या एक ऑर्डर। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है आगे बताएंगे आपको, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। तो इन्होंने एक ऑर्डर इशू कर दिया और ये वो ऑर्डर था जो एग्जेम्प्ट करता था या दायरे से बाहर करता था किस किस को, एक्सट्रैक्शन को बाहर करता था, निकाले जाने को। एक तो एटॉमिक, दूसरे क्रिटिकल और तीसरे स्ट्रेटेजिक टाइप के मिनरल्स को। हर वो खनिज, हर वो मिनरल जो या तो यूरेनियम जैसा एटॉमिक है या बड़ा जरूरी है, क्रिटिकल है या स्ट्रेटेजिक है, भारत की रणनीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन सबको ही एग्जेम्प्ट करता है, बाहर निकालता है। और कहां से निकालता है? फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन, लोगों से कंसल्टेशन के दायरे से। तो जनरली सरकार को पहले पूछना होता है पब्लिक से, वहां के लोकल, कि हम ये निकालें या ना निकालें। लेकिन इस ऑर्डर में ये लिख दिया कि इस तरह की चीजों के लिए हम किसी से कभी भी कुछ नहीं पूछेंगे, निकालना होगा निकाल लेंगे। चलिए, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की वो है इश्यूड ऑफिस मेमोरेंडम आगे आएगा, इसकी पूरी बात बताएंगे आपको, ये कब इशू किया जाता है। एग्जेम्प्ट करना, किसी चीज को एक्सक्लूड करना, दायरे से बाहर करना। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जो हमारी स्ट्रेटेजी के लिए, रणनीति के लिए जरूरी हैं, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, सिलिकॉन है जिससे चिप बनती हैं, है ना, ट्रांजिस्टर बनते हैं। तो ये सब जो है भारत की इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है, तो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं। कह रहे लोकल ग्रुप्स हैव ऑलरेडी कंडेम द ओएम बेस्ड रूट्स। कह रहे अब जो लोकल ग्रुप हैं मेघालय के, खासी वाले, इन्होंने पहले से ही कंडेम कर दिया है या बहुत जोरों से आलोचना की है। कंडेम का मतलब होता है जोर शोर से आलोचना करना इस ऑफिस मेमोरेंडम की, जो या उस ऑफिस मेमोरेंडम पे आधारित सरकार के रास्ते की। भाई सरकार ने एक नया रास्ता पकड़ा है ना निकालने का, ओएम के जरिए, इस ऑर्डर के जरिए वो अपनी जो है पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो लोकल ग्रुप्स ने इसको कंडेम किया है। कह रहा है जी अब कौन सा रास्ता है इसके बारे में बताया। वन एसोसिएटेड विद द रूलिंग पार्टी हैज कॉल्ड ऑन द खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू यूज इट्स 6 शेड्यूल पावर्स टू प्रोटेक्ट ट्राइबल राइट्स। कह रहे एक तो लोकल ग्रुप ऐसा भी है जो जुड़ा हुआ है रूलिंग पार्टी से। रूलिंग पार्टी देख लेना, वहां पे शायद पीपल्स पार्टी नाम से कुछ है, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी जो है मेघालय में, उसकी सरकार है। तो कह रहे एक जो ऐसा ग्रुप भी था जो वहां की रूलिंग पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसने तो कॉल ऑन कर दिया या लोगों से डिमांड कर दी कि खासी हिल की जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, या यूं कहते हैं कि वहां की जिला पंचायतें हैं, वो इस्तेमाल करें अपने 6 शेड्यूल में, संविधान की 6वीं अनुसूची में दी गई ताकत का, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें ट्राइबल राइट्स को, आदिवासियों के अधिकारों को। तो संविधान आपने पढ़ा है, शेड्यूल्स उसमें होते हैं। 6वें शेड्यूल में लिखा हुआ है कि ट्राइबल एरियाज के अंदर सरकारें और आम आदमी दखल ज़्यादा नहीं करेगा। आप वहाँ जमीन नहीं खरीदोगे, बहुत ज़्यादा जंगल नहीं काटोगे। तो एक ग्रुप ने तो बोल दिया कि चलो कोर्ट में केस लगाओ, 6वीं अनुसूची के अंदर हमारे इस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, यूरेनियम को बाहर नहीं निकलने देंगे। चलिए, लोकल ग्रुप्स की वो है हैव कंडेम्ड, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना। वन की वो है हैज कॉल्ड ऑन, कॉल ऑन करना, किसी से डिमांड करना। कह रहा है जी ओएम्स आर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स दैट इरोड प्रोसीजरल सेफगार्ड्स एंड आर इशूड विदाउट इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी। कह रहे ये जो ऑफिस मेमोरेंडम निकालती है सरकार, ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। देखिए, इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण या जरिया, एग्जीक्यूटिव यानी जो एग्जीक्यूशन से, कार्यपालिका से जुड़ा हो, जो किसी मंत्रालय से या उसके नीचे के जो अधिकारी हैं उनसे जुड़ा हो। तो ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है, ये ब्यूरोक्रेसी के बड़े नेता, बड़े बाबुओं का एक जरिया है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कि इरोड करता है या कमजोर बनाता है हमारे प्रोसीजर में दिए गए सेफगार्ड्स को, सुरक्षा के नियमों को। और ये इश्यू किए जाते हैं बिना इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी के, स्वतंत्र जांच के। तो अगर आपको कहीं कुछ ऑर्डर निकालना है तो पहले आप क्या पार्लियामेंट में उसको डिस्कस करोगे, लोगों से राय पूछोगे। वो सब काम करने की बजाय आप क्या करते हो, आप एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाल देते हो अपने ऑफिस में बैठे बैठे, और उसको सबको मानना पड़ता है जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना हो जाए। तो इस तरीके से कह रहा है कि ओएम जो है ना, सरकारें हमेशा प्रोसीजरल सेफगार्ड से बचने के लिए इशू करती हैं। चलिए, ओएम्स की वो है आर, दैट आया है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, दैट की वो है इरोड, इरोड करना, किसी चीज को कमजोर बनाना। जैसे लोहे को जंग खाती है ना, तो लोहा इरोड हो जाता है, समझ पा रहे हो। तो वैसे ही ये ऑफिस मेमोरेंडम हमारे सिस्टम को इरोड करते हैं, क्योंकि इनमें मनमानी का नियम लिखा हुआ होता है। ओएम्स की दूसरी वो है आर इशूड पैसिव वॉइस में, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच। कह रहे जी इन दिस केस, एक सेकेंड, कह रहा है इन दिस केस द ओएम रिड्यूसेस स्टवर्डिंग कम्युनिटीज टू बाय स्टैंडर्ड्स इन डिसीजंस विद प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर देम। कह रहा है और अगर इस केस में बात करें तो ये जो सरकारी ओएम निकला है, सरकार का नया फरमान निकला है, ये रिड्यूस कर देता है या कम कर देता है, और कहां पे,
ये जो स्टीवर्डिंग कम्युनिटी है, अब ये स्टीवर्डिंग कम्युनिटी क्या होती है? देखिए, स्टीवर्ड का मतलब होता है प्रबंधक, खिदमतगार, किसी एरिया का रखवाला, किसी बिल्डिंग का गार्ड, वॉचमैन या मैनेजर। कह रहा है जो ये कम्युनिटीज हैं, खासी कम्युनिटीज जो इन पहाड़ों की मैनेजर हैं, ये पूरा केस के अंदर ये ऑफिस मेमोरेंडम इनको रिड्यूस कर देता है, सीमित कर देता है बाय स्टैंडर्ड्स तक या मूक दर्शक तक, उन सभी फैसलों में जिनके प्रोफाउंड या बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेज या नतीजे हैं इन लोगों के लिए। तो अब इस ऑफिस मेमोरेंडम के आने के बाद में खासी लोग जो हैं सरकार को रोक नहीं पाएंगे। तो यूरेनियम निकलने के बाद इनके खासी लोगों के ऊपर काफी डेंजर होगा, है ना। वहां जो है रेडिएशन फैलेगा, इन लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन अब ये सब के सब स्टीवर्डिंग कम्युनिटी सिर्फ मूक दर्शक बन के रह जाएंगी, बाय स्टैंडर्ड होंगी। बाय स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो हाथ में हाथ फंसाए हुए किसी मामले को देखता रहे, एक स्पेक्टेटर की तरह, एक दर्शक की तरह, बस कुछ कर ना पाए, दूर से देखता रहे। तो ये काम करता है ओएम। ओएम की वर्ब है रिड्यूसिस। स्टीवर्ड देख लेना, बताया मैंने आपको, किसी बिल्डिंग एरिया या प्रॉपर्टी का मैनेजर कहलाता है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड एक और अच्छा वन वर्ड है फ्लाइट अटेंडेंस के लिए। अगर आप फ्लाइट में बैठोगे, इंडिगो में, है ना, विस्तारा में, एयर इंडिया में, तो कुछ लोग आएंगे आपको खाना देंगे, आपकी सीट दिखाएंगे, तो ये कहलाते हैं फ्लाइट अटेंडेंट्स। इनको भी अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? स्टीवर्ड। ठीक है, ये वन वर्ड है। कह रहा है जी दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द गवर्नमेंट हैज मूव्ड विद फोर्स ऑन द मैटर ऑफ यूरेनियम। कह रहा है ये पहली दफा है ही नहीं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट कि ये हमारी सरकार ने मूव विद फोर्स किया है या जोरों से हरकत की है एक मामले पे, मैटर पे जो है यूरेनियम का। तो यूरेनियम को लेकर के सरकार पहले भी जोर जबरदस्ती कर चुकी है, ये पहली दफा नहीं है। दिस की वर्ब है इज, गवर्नमेंट की वर्ब है हैज मूव्ड। मूव विद फोर्स करना यानी जोरों से किसी चीज के लिए हरकत में आना। ग्रामर कॉन्सेप्ट है, यहां छोड़ रहा हूं, अभी आगे करवाऊंगा। पहले पूरा पैराग्राफ फिनिश करो, दो कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, एक साथ आप देख लेना। ठीक है, ये पैराग्राफ अपने पहले फिनिश करते हैं। कह रहा है द यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज कंडक्टेड ऑपरेशंस इन झारखंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट फॉर डेकेड्स। कह रहा है ये सरकारी कंपनी है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी कंडक्ट कर चुकी है अपने ऑपरेशंस को, अपने कामकाज को झारखंड के इस शहर में, डिस्ट्रिक्ट में कई दशकों से, डेकेड से। क्या किया इसने? कह रहा है वाइल हियरिंग्स फॉर एक्सपेंशन और न्यू माइंस वर मेट विद प्रोटेस्ट ओवर रेडिएशन एक्सपोजर एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स। Villagers have also alleged that the corporation issued notices in unfamiliar language and disregarded objections. कह रहा है झारखंड में जहां ये काम कर रही है ना यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूरेनियम निकाल रही है, कह रहा है वहां पे जहां जितनी भी हियरिंग्स हुई या सुनवाइयां हुई इस कंपनी के कामकाज में एक्सपेंशन या विस्तार के लिए या फिर नई खदानों के लिए, माइंस के लिए, वो सब की सब जा मिली प्रोटेस्ट से या लोगों के द्वारा ऑब्जेक्शन से। और ऑब्जेक्शन था रेडिएशन को लेकर के, एक्सपोजर को, और लॉस ऑफ लाइवलीहुड का या फिर आपके रोजगार के खत्म हो जाने का। तो कह रहे हैं जहां झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ने जब जब नई कोई माइन को खोलना चाहा यूरेनियम की या अपना काम बढ़ाना चाहा, तो लोगों ने हमेशा विरोध किया कि हमारा इससे व्यापार खत्म होगा या हमें रेडिएशन जो है सामना करना पड़ेगा। वहीं विलेजर्स ने यह भी कहा, अलेज किया है दैट कि ये कॉर्पोरेशन इशू कर देती है नोटिस ऐसी भाषाओं में जो अनफेमिलियर हो, लोगों को समझ में ना आती हो, और डिसरिगार्ड भी करती है ऑब्जेक्शन को या खारिज भी कर देती है लोगों के द्वारा आई हुई आपत्तियों को। समझ पा रहे हो? तो ये सरकारी कंपनी है, यूरेनियम निकालने का काम है इसका, जहां मिल जाए वहां इसको निकालना है। लोकल आदमी प्रोटेस्ट करे तो थोड़ी अपनी रफ्तार को कम कर देते हैं, लेकिन निकालते रहते हैं। तो लोकल लोगों ने यही बोला कि हमने इनको काम जो है बढ़ाने तो नहीं दिया आगे, लेकिन जितना ये काम कर रहे थे, परमिशन मिली थी, उसमें भी ये उल्टा पुल्टा करते हैं अपने हिसाब से। कोई भी नया ऑर्डर फरमान जो नोटिस कर देंगे, कभी ऐसी लैंग्वेज में डालेंगे जो हमें समझ में ना आए, और हमारी ऑब्जेक्शन की कभी भी सुनवाई नहीं करते हैं। चलिए, मीनिंग निकाल लिया आपने। हियरिंग्स की वर्ब है वर मेट, दे वर मेट विद प्रोटेस्ट यानी उनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। लॉस ऑफ लाइवलीहुड यानी रोजगार का खत्म हो जाना। लाइवलीहुड का मतलब होता है आपका ऑक्यूपेशन। विलेजर्स ने एलेज किया है, उन्होंने आरोप लगाया, दे हैव अलेज्ड। कॉर्पोरेशन की वर्ब है इशूड, इन्होंने इशू किया था नोटिस को। अनफेमिलियर यानी जो आपको समझ में ना आती हो, आप हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं और आपको बंगाली में कोई सरकारी नोटिस मिल जाए, क्या करोगे? बंगाली तो पढ़ने आती नहीं है ना, तो ऐसे ही नोटिस जो है जानबूझ के निकालते हैं। डिसरिगार्ड करना, खारिज करना, इग्नोर करना। कह रहे जी फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज द एक्सपीरियंस हैज रीइंफोर्स्ड द परसेप्शन। कह रहे जी आदिवासी समाजों के लिए ये जो झारखंड का एक्सपीरियंस था यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में,
इसने री इन्फोर्स कर दिया है, बार बार इन्फोर्स किया है, मजबूत बना दिया है इस नजरिए को, परसेप्शन को। और परसेप्शन क्या है इनके अंदर? दैट देयर लैंड रिमेन्स अ रिसोर्स फ्रंटियर फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया, कि इन आदिवासियों की जमीन वो एक रिसोर्स फ्रंटियर है या फिर नेचुरल रिसोर्स निकालने का मौका है, मोर्चा है। और किसके लिए? बाकी बचे हुए भारत के लिए। तो आदिवासी कम्युनिटीज को ऐसा लगता होगा कि हमारे पहाड़ों में आकर के कोयला निकालने आ जाते हैं, हम लोग को उसमें क्या परेशानी होती है, हम बीमार होते हैं, और कोयला इसलिए निकालते हैं ताकि बाकी लोगों को के घर में चूल्हा जल सके, बाकी बचे हुए भारत के अंदर। तो इनके अंदर यही परसेप्शन बार बार जो है मजबूत होता जा रहा है कि हमें हमारे एरिया के अंदर जो है पराया बनाया जा रहा है। चलिए, मीनिंग निकल गया। एक्सपीरियंस की वर्ब है हैज रीइंफोर्स्ड, रीइंफोर्स करना, किसी चीज को मजबूत बनाना। लैंड की वर्ब है रिमेन्स, फ्रंटियर का मतलब होता है मोर्चा। पढ़ने में थोड़ा ट्रिकी लगा होगा आज का आर्टिकल आपको। अब जल्दी से मैं आपको 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट है फटाफट दिखा देता हूं। देखो, पहला कॉन्सेप्ट मैं काफी दिन बाद करवा रहा हूं तो शायद काफी लोगों के लिए नया होगा। अंग्रेजी में एक वर्ब है ओपोज। ओपोज का मतलब होता है किसी के खिलाफ अपनी जो है नाराजगी को दिखाना, किसी के खिलाफ होना, ऐसा समझ लो। और ऑब्जेक्ट भी ये वर्ब है, ये भी यही काम करती है, किसी चीज में ऑब्जेक्शन देना। लेकिन ओपोज वर्ब के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, ऑब्जेक्ट के बाद में टू आता है। अब देखो, यहां तक बात खत्म हो जाती है तो आप याद कर लेते, ऑब्जेक्ट के बाद में टू लगाऊंगा, अपोज के बाद में कुछ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन अपोज्ड नाम का एडजेक्टिव अंग्रेजी में पास्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव, अपोज्ड का मतलब होता है खिलाफ। ये तो वर्ब है, इसका मतलब है खिलाफ होना। ऑब्जेक्ट का मतलब है ऑब्जेक्शन दिखाना। अपोज्ड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है खिलाफ। तो खिलाफ एडजेक्टिव के बाद में टू लगता है। तो काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि सर कभी कभी अपोज्ड के बाद में टू लगा होता है, कभी नहीं लगा होता। अगर वो वर्ब हो तो टू नहीं लगेगा, अगर वो वर्ब नहीं हो, एडजेक्टिव हो, तो टू लगेगा। और ऑब्जेक्ट वर्ब है तो उसके आगे तो टू लगना ही है। ऐसा ही होता है कंप्राइज वर्ब के साथ। कंप्राइज का मतलब होता है मिलके बना होना। जैसे जलेबी है, मिलके बनी होती है मैदे से, बेसन से, शुगर से, तेल से। किताब मिलके बनी होती है पन्नों से। घर मिलके बना होता है कमरों से। तो कंप्राइज वर्ब भी जब मिलके बनने की बात करें तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगी अपने बाद, लेकिन कंसिस्ट वर्ब भी यही काम करती है, वो अपने बाद में ऑफ लेती है। कंप्राइज्ड नाम का एडजेक्टिव भी अपने बाद में ऑफ लेगा अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, वर्ब नहीं लेगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको ताकि आप इसको हैंडल कर पाए। शी अपोज्ड टू द न्यू रेगुलेशंस इन द मीटिंग। शी यानी कोई महिला है, सब्जेक्ट, और वर्ब है इनकी अपोज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के। इस महिला ने अपोज किया या इसने ऑब्जेक्शन दिखाया, विरोध किया नई रेगुलेशंस का मीटिंग के अंदर। अपोज वर्ब अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, तो ये टू जो लगाया ये गलत है। तो सीधे लिखो शी अपोज्ड द न्यू रेगुलेशंस, या फिर इस टू को लगा रहने दो, आप यहां पे ऑब्जेक्ट नाम की वर्ब का इस्तेमाल कर लो जो कि अपने बाद टू ले सकती है। तो अब ऐसा लिख दो शी ऑब्जेक्टेड टू द न्यू रेगुलेशंस इन द मीटिंग। यहां से टू निकाल दो और ऑब्जेक्टेड के बाद में टू रख दो। दोनों ही तरीके से ये सेंटेंस सही है, आप जो वर्ब यूज करना चाहो कर सकते हो। अब देखो तीसरा तरीका, दे वर अपोज्ड इंट्रोड्यूसिंग द पॉलिसी विदाउट कंसल्टेशन। वे लोग अपोज्ड थे। दे वर अपोज्ड का मतलब ये नहीं है उनको अपोज किया गया था, पैसिव नहीं बना हुआ, अपोज यहां पे एडजेक्टिव है। वो लोग कैसे थे? वो लोग अपोज थे, और किस चीज को लेके? खिलाफ थे, इंट्रोड्यूस करने को लेकर के इस पॉलिसी को बिना बातचीत के। अपोज्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है तो इसके बाद में टू लगेगा। दे वर अपोज्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द न्यू पॉलिसी। बस यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, समझ पा रहे हो? यहां पे अपोज के बाद में टू नहीं आया, लेकिन यहां पे लग गया। एक और सेंटेंस देखो, द काउंसिल कंप्राइज्ड ऑफ 3 सब कमिटीज। काउंसिल मिलकर के बनी थी 3 सब कमिटीज से। दूसरे केस में देखो, चलो इसी सेंटेंस को देखो, कंप्राइज के बाद में आपने ऑफ लगाया जो गलत है, टेक्निकली नहीं लगना चाहिए। कंप्राइज वर्ब अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती, तो निकाल दो। या फिर ऑफ को रखो और यहां कंसिस्ट वर्ब का इस्तेमाल करो। द काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ 3 सब कमिटीज। समझ पा रहे हो ना? लेकिन ये सेकंड वाला सेंटेंस देखो, थर्ड वाला, द काउंसिल कंप्राइज्ड ऑफ 3 सब कमिटीज इज येट टू कन्वीन इट्स फर्स्ट मीटिंग। वो काउंसिल जो मिल करके बनी है 3 सब कमिटीज से। ये बीच में कॉमा से कॉमा के बीच में लगा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये कोई वर्ब नहीं है, काउंसिल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कंप्राइज यहां पे एडजेक्टिव काम कर रहा है, इस केस में इसके बाद में ऑफ लगेगा। तो कॉन्सेप्ट आपके सामने है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मेरे ख्याल से इसको एक और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, किसी और क्लास में जरूर से देंगे। समझ में आया हो तो एक बार इसको अभी ट्राई दो। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, सम एम्प्लॉइज अपोज द न्यू रेगुलेशन डिसाइडेड टू स्ट्राइक।
कुछ इंप्लॉइज ने जो खिलाफ थे नई रेगुलेशंस के, उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्ट्राइक करेंगे। सही करके कमेंट्स में डालना, गलत या सही आपको फीडबैक मिल जाएगा। चलो अब देख लो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वाला बिल्कुल आसान है। देखो, जब भी पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा या ओनली दफा लिखा हो, ओनली टाइम, तो उसके पहले आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट टाइम, द सेकंड टाइम, द थर्ड टाइम, द ओनली टाइम। और कभी कभी आपको सुपरलेटिव डिग्री भी मिलेगी, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द फास्टेस्ट। तो उस केस में भी, इन सभी केसेस में परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होना बनता है। बना के दिखाता हूं। दिस इज फर्स्ट टाइम आई वेंट टू पेरिस, ये पहली दफा है मैं पेरिस गया। फर्स्ट के आगे पहले तो लगाओ द, और दूसरा काम पता है क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आपने लिखा, सेंटेंस को बनाओ परफेक्ट टेंस में। इज लिखा हुआ है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, वॉज लिखा होता तो पास्ट परफेक्ट बनता। तो आई वेंट टू द पेरिस की जगह लिखो आई हैव गॉन टू द पेरिस, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज बेस्ट फिल्म आई सॉ लास्ट ईयर, ये सबसे अच्छी फिल्म है जो मैंने पिछले साल देखी। इट इज की जगह इट इज द बेस्ट लिखो, बेस्ट के आगे द का इस्तेमाल करो, और साथ में इज की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाओ, आई सॉ की जगह लिखो आई हैव सीन। एक और सेंटेंस देखो, दैट वॉज मोस्ट अमेजिंग कॉन्सर्ट आई हैव एवर गॉन टू, ये सबसे अच्छा कॉन्सर्ट था जहां मैं आज तक कभी गया हूं। मोस्ट अमेजिंग है तो द लगाओ पहले, वो तो लगाना ही है, सुपरलेटिव डिग्री है। और साथ में क्या करना है, वॉज के हिसाब से पास्ट परफेक्ट लगाना है, आई हैव गॉन टू की जगह लिखो आई हैड एवर गॉन टू, हैड प्लस में V3। तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है। एक क्वेश्चन इस पे भी दे रहा हूं, दिस इज द सेकंड टाइम वी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, ये दूसरी दफा है हमने मीटिंग को अटेंड नहीं किया। सही करना, कमेंट्स में डालना, गलत सही आपको मिल जाएगा। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, ट्राई देना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है इन इट्स कॉन्वर्सेशंस विद द लोकल लीडर्स द स्टेट शुड हैव रिस्पेक्टेड देयर रिफ्यूजल। कह रहा है अपनी बातचीत में लोकल लीडर्स के साथ स्टेट को या राज्य को, सरकार को रिस्पेक्ट करना चाहिए था, शुड हैव रिस्पेक्टेड, उनकी रिफ्यूजल को, उनकी मनाही को। कह रहा है बट हैज इंस्टेड सिग्नल्ड दैट नो इज नो लॉन्गर एन एक्सेप्टेबल आंसर। लेकिन स्टेट ने बजाय इसके ये सिग्नल दिया है कि जो नो है या ना है या जो है ना नुकुर है, वो अब नो लॉन्गर बिल्कुल भी नहीं एक एक्सेप्टेबल आंसर होगा या मानने लायक जवाब होगा। तो स्टेट को, राज्य को सुनना चाहिए लोगों की बात को, लेकिन राज्य इस बार क्या सिग्नल दे रहा है, आपकी बात सुन लेंगे लेकिन ना सुनने के हम तैयार नहीं है, आपकी ना को हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। चलिए, स्टेट की वर्ब है शुड हैव रिस्पेक्टेड, दूसरी वर्ब है हैज सिग्नल्ड, नो की वर्ब है इज, नो लॉन्गर यानी अब बिल्कुल भी नहीं। कह रहा है यूरेनियम माइनिंग इज हाईली पोल्यूटिंग एंड कैन इरिवर्सिबली ऑल्टर द लैंडस्केप। यूरेनियम की जो माइनिंग का काम है वो बहुत पोल्यूटिंग है, बड़ा पोल्यूशन फैलाने वाला है, और वो इरिवर्सिबल तरीके से बदल सकता है पूरे लैंडस्केप को, पूरे के पूरे पर्यावरण को। इरिवर्सिबली यानी जो चीज को वापस रिवर्स ना किया जा सके, एक बार हो गया तो हो गया। कह रहा है दिस इज वाई फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट एज अंडर ग्लोबल नॉर्म्स इज एसेंशियल। कह रहा है यही रीजन है, दिस इज वाई, कि फ्री कंसेंट हो, प्रायर कंसेंट हो और इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो। कंसेंट का मतलब है रजामंदी, लोगों की रजामंदी पहले आए, इन्फॉर्म्ड हो, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आए, और फ्री हो, उनके ऊपर बिना दबाव के आए। ये कंसेंट ग्लोबल नॉर्म्स के अंडर में बड़ी जरूरी होती है। यही रीजन है कि यूरेनियम निकालना हो तो लोगों से पहले एक एक आदमी से आपको हामी भरवानी चाहिए कि हम तैयार हैं। चलिए, दिस की वर्ब है इज, कॉन्सेंट की वर्ब है इज। कह रहा है इफ सच कॉन्सेंट इज अनअवेलेबल इट behooves द सेम स्टेट दैट इंस्टीट्यूटेड द डेमोक्रेटिक प्रोटेक्शंस टू स्टॉप ट्रीटिंग यूरेनियम एज द ओनली रूट टू नेशनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट। कह रहा है अगर ऐसी कंसेंट या रजामंदी अनअवेलेबल हो, लोगों से ना मिल रही हो, तो यही शोभा देगा, बिहूव करेगा, इट बिहूव्स, बिहूव याद है ना आपको, शोभा देना, तो शोभा करेगा इसी स्टेट को जिसने इंस्टीट्यूट किया था, नींव रखी थी डेमोक्रेटिक प्रोटेक्शंस की या लोकशाही सुरक्षाओं की, कि वो स्टॉप करे। शोभा यही देगा कि वो खत्म कर दे, बंद कर दे ट्रीट करना यूरेनियम को अकेले उस रास्ते के तौर पे जो है नेशनल सिक्योरिटी का। अगर कंसेंट नहीं मिल रही तो सरकार ने नियम बनाया था कि हम लोगों की बात सुनेंगे, तो सरकार को यही शोभा देता है कि यूरेनियम के पीछे पड़ना बंद करें, यूरेनियम को अकेला रास्ता मानना बंद करे देश की सुरक्षा का या फिर डेवलपमेंट का भी। अच्छा, फिर सरकार क्या करे भाई, यूरेनियम ना मिले तो? कह रहा है एंड टू वे अदर डिपॉजिट्स, सब्स्टिट्यूट्स और इवन पावर जनरेटिंग स्ट्रेटजीज, और वो वे करे, तोल करके देखे, कंसीडर करे दूसरे टाइप के डिपॉजिट्स को भी या खनिजों को भी, मिनरल्स को भी, उनके सब्स्टिट्यूट्स को भी, और पावर जनरेट करने की नई नई स्ट्रेटजीज को भी।
तो अगर आपको न्यूक्लियर प्लांट नहीं बन पा रहा, यूरेनियम नहीं मिल रहा, तो आप सोलर प्लांट बना लो, विंड पावर बना लो, है ना। तो ये सब काम जो है सरकार को शोभा देता है करना। चलिए, कंसेंट की वर्ब है इज, कंसेंट यानी रजामंदी, इट की वर्ब है बिहूव्स, बिहूव होना, शोभा देना। दैट आया सरकार के लिए, दैट की वर्ब है इंस्टीट्यूटेड, वो सरकार जिसने नींव रखी थी डेमोक्रेटिक प्रोटेक्शंस की, उसको यही शोभा देगा कि वो वे करे या तोल करके देखे दूसरे ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट को यूरेनियम के। कह रहा है नाउ द कम्युनिटीज माइट कंसीडर चैलेंजिंग द ओएम्स वैलिडिटी इन कोर्ट्स। कह रहा है अब ये हो गया कि ये सारी कम्युनिटियां जो हैं खासी वाली, ये हो सकता है कंसीडर करें, इस चीज को सोचें कि ये चैलेंज करेंगी इस ऑफिस मेमोरेंडम की वैलिडिटी को, वैधता को हमारी कोर्ट्स में, अदालतों में। और ये काम कैसे करेंगी? बैंकिंग ऑन प्रेसिडेंट्स सच एज नियमगिरी 2013 एंड इनवॉकिंग प्रोटेक्शंस अंडर द 5th and 6th शेड्यूल्स। जब ये कोर्ट में जाएंगी ना चैलेंज करने, तो दो काम कर रही होंगी। एक तो ये अपनी होप्स को बांधेंगी, बैंक ऑन करेंगी ऐसी मिसालों पे जैसी आई थी नियमगिरी के केस में 2013 के अंदर। उड़ीसा में केस हुआ था नियमगिरी का, पढ़ना इसके बारे में। और दूसरा, इन्वोक करते हुए, एक्टिवेट करते हुए उन सारी प्रोटेक्शंस को जो ट्राइबल लोगों को 5वीं और 6वीं संवैधानिक सूची में मिली हुई हैं। तो इनके पास यही चारा है कि सरकार के इस फरमान के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, नियमगिरी के केस में जैसे राहत मिली थी 2013 में आदिवासियों को उड़ीसा में, उस मिसाल को कोर्ट के अंदर ये है ना उसका मेंशन करें और अपनी जो 6वीं और 5वीं अनुसूची में जो उनको प्रोटेक्शन मिली है उसको एक्टिवेट करवाएं। चलिए, कम्युनिटीज की वो है माइट कंसीडर, चैलेंज करना आप समझते हैं, बैंक ऑन करना, काउंट ऑन करना, डिपेंड करना, अपनी होप्स को, आशाओं को बांधना। नियमगिरी के केस में 2013 में बॉक्साइड की माइनिंग नहीं होने दी कुछ ट्राइबल लोगों ने उड़ीसा के अंदर। उनका नियम नाम का एक पहाड़ था, उनका कहना था कि ये पहाड़ हमारा देवता है, हमारे देवता को हम कटने नहीं देंगे, यहां से बॉक्साइड नहीं निकलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला अंत में कि जब तक ये आदिवासी ना चाहें इस पहाड़ से बॉक्साइड नहीं निकालना। तो ये एक प्रेसिडेंट है, एक मिसाल है जो इस बार काम आ जाएगी। प्रेसिडेंट मिसाल के लिए सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको करवा दिए थे, पैराडाइम, पैरागॉन, क्विंटेसेंस, प्रोटोटाइप, है ना। इन्वोक करना, आपको कोई चीज मिली हुई है, आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो इन्वोक करते हैं। कह रहा है जी सेकंड, द मिनिस्ट्री मस्ट विड्रॉ इट्स ओएम। दूसरी बात यह कि जो मिनिस्ट्री है उसको भी विड्रॉ कर लेना चाहिए अपना ये फरमान या ऑफिस मेमोरेंडम। विड्रॉ करना समझते हैं, किसी चीज को वापस खींचना। क्यों? कह रहा है जी बाय एग्जेम्प्टिंग द माइनिंग ऑफ सेवरल मिनरल्स फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशंस इट सेट्स अ प्रेसिडेंट दैट कैन रीशेप माइनिंग गवर्नेंस अक्रॉस इंडिया। कह रहा है ये जो ओएम है ना, ये बहुत खराब एग्जाम्पल है। इसमें एग्जेम्प्ट करके या बाहर निकाल के खनन को या माइनिंग को, बहुत सारे खनिजों की, लोगों की कंसल्टेशन से, बहुत सारी चीजों को लोगों के बातचीत के दायरे से बाहर निकाल के इस मिनिस्ट्री के ओएम ने खड़ा कर दिया है एक नई मिसाल को, जो फिर से ढालेगी हमारे माइन डिपार्टमेंट के गवर्नेंस के ढांचे को पूरे भारत में। ये एक बैड एग्जाम्पल बन जाएगा। आने वाले टाइम में सरकारें इसी हथकंडे को अपनाएंगी, ऑफिस मेमोरेंडम निकाल करके जहां जो जमीन से निकालना होगा चुपचाप निकाल लेंगी। तो इसलिए इसको इन्होंने कैंसिल कर देना आज बड़ा जरूरी है। समझ गए? आगे की सोच रहे लंबी। मिनिस्ट्री की वो है मस्ट विड्रॉ, विड्रॉ करना आपने देख लिया, एग्जेम्प्ट करना, किसी चीज को एक्सक्लूड करना, दायरे से बाहर करना। इट की वो है सेट्स, सेट अ प्रेसिडेंट, नई मिसाल को कायम करना। प्रेसिडेंट आप ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, मिसाल के लिए यूज होता है। कह रहा है जी फाइनली इफ लोकल प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई द सेंटर शुड वंस मोर रिस्पॉन्ड विद डायलॉग। और आखिर बात यह है कि अगर लोकल प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई होते हैं और ज्यादा प्रबल होते हैं तो सरकार को फिर एक बार रिस्पॉन्ड करना होगा डायलॉग के जरिए या बातचीत के जरिए। डायलॉग क्या होता है? दो लोगों के बीच की बातचीत। और क्यों? अब ये कॉलम लगा के बताएगा। ये दो आप देख रहे हो पॉइंट्स, इसके बारे में बताएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हुआ। कह रहा है जी कोवर्शन व्हाइल अचीविंग इट्स गोल इन द शॉर्ट टर्म विल ओनली ब्रीड रिजेंटमेंट लेटर। कह रहा है रीजन ये है कि जो दबाव होता है ना, कोवर्शन, कोवर्शन का मतलब होता है प्रेशर, डरा धमका के कोई काम करवाना। कह रहा है दबाव में करवाया हुआ काम जहां वो अचीव कर लेगा आपके गोल को शॉर्ट टर्म में, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रीड करेगा, पनपाएगा गुस्से की भावना को, रिजेंटमेंट को या रोष को आगे जाकर के। आज तो निकाल लोगे थोड़ा सा यूरेनियम, 50 साल बाद, 20 साल बाद क्या करोगे? तो दबाव का काम जो है, दबाव वाला काम लंबे वक्त तक टिकाऊ नहीं होता। तो सेंटर को इसलिए रिस्पॉन्ड करना होगा बातचीत के जरिए। सेंटर की वर्ब है शुड रिस्पॉन्ड, डायलॉग आपका मतलब आप समझते हैं, दो लोगों के बीच की बातचीत। ये मोनोलॉग, प्रोलॉग और एपिलॉग, 3 वन वर्ड्स हैं, लॉग से बने हुए हैं, आपको करवाए हुए हैं मैंने। मोनोलॉग होता है एक आदमी जब खुद से बात करता है, किसी नाटक में, वेब सीरीज में, फिल्म में, जब कोई कैरेक्टर जोर जोर से खुद से बात करे तो आदमी अपने खुद से बात करता हुआ कहलाता है मोनोलॉग। डाय के अंदर दो लोग होंगे, आपसी बातचीत को डायलॉग बोलेंगे।
प्रोलॉग होता है जी किसी भी किताब का या मूवी का पहला चैप्टर, या यूं कहते हैं पहले चैप्टर के पहले का इंट्रोडक्शन। किताब के शुरू में एक भूमिका मिलती है ना, उसको बोलते हैं प्रोलॉग। ये ऐसा लॉग है, बातचीत है, जो प्री यानी किताब के शुरू होने से पहले लिखा हुआ है। लास्ट है एपीलॉग, एपी का मतलब बाहर। कोई भी किताब या मूवी का लास्ट चैप्टर या लास्ट चैप्टर के बाद का कंक्लूजन या मैसेज कहलाता है एपीलॉग। प्रोलॉग बिल्कुल शुरू में, एपीलॉग बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो लॉग से चार वन वर्ड्स बनते हैं, ऑलरेडी आप जानते हो, एक बार इनको फटाफट रिवाइज कर लेना। ब्रीड का मतलब होता है पनपाना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, आगे बढ़ाना। रिजेंटमेंट यानी गुस्सा या रोष। कह रहा है इट इज ऑब्लिगेटेड नॉट ओनली टू मेंटेन ऑर्डर बट ऑल्सो टू इंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस आर रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। कह रहा है हमारी सरकार पे ये ऑब्लिगेशन है, ये उसके ऊपर एक जिम्मेदारी या मजबूरी है, ना केवल ऑर्डर को मेंटेन करने की, कानून को बनाए रखने की, बल्कि ये इंश्योर करने की भी कि जो संवैधानिक प्रोटेक्शन है वो रियलाइज हो, साकार हो सच के अंदर इन प्रैक्टिस। तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि संविधान में जो सुरक्षाएं मिली हुई हैं वो बनी रहे। इट का आया सरकार के लिए, वर्ब है इज ऑब्लिगेटेड, प्रोटेक्शंस की वर्ब है आर रियलाइज्ड। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को अपनी आज की, फटाफट फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अंडर 40 मिनट्स। आज का क्विज है अपना, जल्दी से इसको देख लो। देखो शुरू में तो 5 क्वेश्चन दिए मैंने आपको मैच द कॉलम्स के, और मेरे ख्याल जी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। सब लोग खुद से ट्राई दो। बैंक ऑन का क्या मीनिंग होता है, इरोड क्या होता है, फ्यूटाइल का उल्टा क्या है, क्विंटेसेंस क्या होता है। आंसर्स मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिए इन 5 के। 6वां क्वेश्चन है आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन का। अगर सरकार यूरेनियम की माइनिंग को जारी रखे लोगों के विरोध के बावजूद, तो उसका आउटकम क्या होगा। आज मैं खुद से सोल्व करने के लिए दे रहा हूं, आंसर को निकाल लेना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, वहां से मैच कर लेना। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। लास्ट में मिलेंगी 4 एरर्स, 4 कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं। फर्स्ट टाइम, ओनली टाइम, कौन सा टेंस लगेगा, कोस्ट के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, और कंसिस्ट वर्ब अपने साथ में कैसे प्रेपोजिशन लेती है। ठीक है, अप्लाई करना है इनको। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखे हैं, चेक कर लो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। कल आपसे मुलाकात लेंगे, अंटिल देन